नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ इंग्लिश क्लासेज में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और इंडियन हिस्ट्री और साथ ही साथ इंग्लिश का भी बैच क्या हो रहा है, चल रहा है। आपके लिए सारी की सारी क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही है। और दोस्तों ये जो सारा का सारा मटेरियल है वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। और राजस्थान जीके का भी बैच आपका हो सकता है कि कंटिन्यू पूरा का पूरा बैच लाया जा सकता है आपके लिए। और हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में हमने सबसे पहला टॉपिक लिया था आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में ही हमने टॉपिक लिया था मुगलों का पतन। तो दोस्तों जहाँ एक तरफ मुगलों की शक्ति कमज़ोर हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ शक्ति बढ़ रही थी किसकी, मराठाओं की। और साथ ही साथ अपना एडमिनिस्ट्रेशन या अपना प्रशासन ही स्थापित कर रहे थे कौन, अंग्रेज या ब्रिटिशर्स। तो दोस्तों जहाँ एक तरफ उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, वहीं पे साजिशें रची जा रही थी मुगल सल्तनत के खिलाफ या फिर मुगल बादशाहों के खिलाफ। और इसीलिए हमने पिछली क्लास में देखा था कि फर्रुखसियर जब मुगल बादशाह था तो सैयद बंधुओं ने दिल्ली की संधि करके मराठाओं को क्या किया था, मना लिया था और फर्रुखसियर की हत्या करवा दी थी 1719 में। तो अब वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन की क्लास। और जब सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखसियर की हत्या करवाई तो उसके बाद में सैयद ब्रदर्स ने रफ़ी उस शान के ही बेटे रफ़ी उद दर्जात को अगला भारत का मुगल बादशाह घोषित किया या बनाया। जो कि कौन था, मैंने बताया था जहांगीर शाह का ही एक भाई हुआ करता था रफ़ी उस शान। ये रफ़ी उस शान का बेटा था जो कि 1719 में भारत का अगला मुगल बादशाह बना। इसने सबसे कम शासनकाल में मुगल बादशाह बना रहा। ये लगभग इसने 3 महीने और 4 दिन तक मुगल बादशाह के पद पर क्या रहा, शासन किया। और दोस्तों इसकी मृत्यु हुई टीबी रोग से या क्षय रोग से। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके बाद में एक 1719 में ही विद्रोह हुआ किसका, नेकुशियर का। नेकुशियर का विद्रोह। और दोस्तों इस नेकुशियर कौन है, तो ध्यान रखेंगे मैंने बताया था पहली क्लास में औरंगजेब के 5 बेटे थे, उसमें से सबसे बड़ा बेटा कौन था, मोहम्मद अकबर। उसी मोहम्मद अकबर का बेटा हुआ करता था कौन, नेकुशियर। इसने खुद को आगरा के किले में ही भारत का अगला स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। He declared himself मुगल एम्परर। इसने आगरा के किले में ही खुद को क्या किया था, भारत का अगला स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। लेकिन सैयद बंधुओं के ही विद्रोह का, इसके विद्रोह का क्या किया गया, दमन किया गया सैयद बंधुओं के द्वारा। और इसके स्थान पर रफ़ी उद दर्जात के ही छोटे भाई रफ़ी उद दौला को भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित किया गया 1719 में ही, जो कि किस नाम से मुगल बादशाह बना, शाहजहां द्वितीय के नाम से।
ये रफ़ी उद दरजात का ही छोटा भाई था, रफ़ी उद्दौला, जो शाहजहां द्वितीय के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना 1719 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसने भी कुछ महीनों तक शासन किया और इसकी किस्मत खराब रही और इसकी डिसेंट्री से या अतिसार रोग से क्या हुई, मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है 1719 में ही फर्रुख शेर की हत्या करवाई गई। 1719 में ही सैयद बंधुओं की मदद से रफ़ी उद दरजात को भारत का मुगल बादशाह बनाया गया। 1719 में ही नेकू शेर का विद्रोह हुआ और उसने खुद को आगरा के किले में क्या किया, स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित किया। 1719 में ही उसके विद्रोह का दमन किया गया सैयद ब्रदर्स के द्वारा और रफ़ी उद्दौला को 1719 में ही भारत का अगला मुगल बादशाह बनाया गया, लेकिन किस्मत खराब रही और इसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित किया गया किसको, जहान शाह के ही बेटे रोशन अख्तर को। लेकिन वो रोशन अख्तर के नाम से जो कि 1719 से लेकर 1748 तक भारत का मुगल बादशाह रहा। ध्यान रखेंगे इसका वास्तविक नाम जो कि कौन था, ही सन ऑफ जहान शाह। ये जहादर शाह के सबसे छोटे भाई जहान शाह का क्या था, बेटा हुआ करता था। इसको भारत का मुगल बादशाह घोषित किया गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि सैयद बंधुओं की ही मदद से मुगल बादशाहों को, चार मुगल बादशाहों को भारत का क्या बनाया गया, मुगल बादशाह बनाया गया। इसीलिए सैयद बंधु ही क्या कहलाए, किंग मेकर या शासक निर्माता। दोस्तों मोहम्मद शाह को स्त्रियों का साथ बहुत पसंद था, इसीलिए ये अपना ज़्यादातर समय या अधिकतर समय स्त्रियों के साथ अपने हरम में बिताया करता था। इसीलिए ये प्रसिद्ध हुआ किस नाम से, इतिहासकार इसको कहने लगे रंगीला मुगल बादशाह। ये रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए रंगीला बादशाह के नाम से कौन सा मुगल बादशाह प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह। और इसकी दोस्ती जो थी या इसकी घनिष्ठ मित्रता थी वो किसके साथ हुआ करती थी, निज़ाम उल मुल्क के साथ। इसीलिए इसने अपना वजीर ही किसको नियुक्त कर दिया, निज़ाम उल मुल्क को। या चिनकिलीज खान को। जब ये मुगल बादशाह बना तो इसके दिमाग में आया कि अगर लंबे समय तक शासन करना है तो मरना जरूरी होगा किसका, सैयद बंधुओं का, क्योंकि सारे के सारे फसाद की जड़ ही कौन थी, सैयद बंधु थे। इसीलिए इसने निज़ाम उल मुल्क की सहायता से ही 1720 में सैयद ब्रदर्स के सबसे छोटे भाई हुसैन अली खान की हत्या करवा दी निज़ाम उल मुल्क की मदद से। और 1722 में अब्दुल्ला खान की भी हत्या करवा दी गई। और दोनों भाइयों की हत्या करवा के ही भारत का मुगल बादशाह बना रहा कौन, मोहम्मद शाह। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसने ही 1720 में जजिया को भारत से
पूर्ण रूप से, जजिया को पूर्ण रूप से खत्म किया। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सा मुगल बादशाह है जिसने अपने शासनकाल में हिंदुस्तान से जजिया को पूर्ण रूप से खत्म किया। तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह ने ही 1720 में जजिया को भारत से पूर्ण रूप से खत्म किया था। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1737 में ही आक्रमण हुआ किसका? बाजीराव प्रथम का। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ का ही बेटा हुआ करता था बाजीराव प्रथम, जो कि दूसरा मराठा शासक में पेशवा बना, पेशवा बाजीराव, जो 1720 से लेकर 1740 तक मराठा शासक में पेशवा के पद पर रहा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक अपने मराठा साम्राज्य का क्या किया था? प्रसार किया था। और इसके बाद में हुआ 1739 में या 1739 में नादिर शाह का आक्रमण। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये ईरान से आया था। ईरान का ही शासक हुआ करता था नादिर शाह। और इसी को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। ठीक उसी तरह जिस प्रकार भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, उसी प्रकार से ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को, क्योंकि ये अपने सैन्य अभियानों के लिए, आर्मी मिशंस के लिए क्या बहुत ही फेमस हुआ करता था। तो जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो 1739 में लड़ा गया करनाल का युद्ध। जो किस किस के बीच में लड़ा गया? नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में। दोस्तों, ये जो विदेशी आक्रमण हुआ करते थे, ये हुआ ही किस लिए करते थे? ताकि लूटपाट की जा सके। और भारत में उस समय क्या हुआ करता था? भारत सोने की चिड़िया कहलाया था। इसीलिए नादिर शाह ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया लूटपाट के हिसाब से। और करनाल के अंदर युद्ध हुआ नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में। लेकिन नादिर शाह इस युद्ध में जीता और परास्त हुए कौन? मुगल सेना। इसके बाद में ध्यान रखेंगे दोस्तों, नादिर शाह को करनाल में ही वापस रोकने के लिए उस समय मुगल सेना का नेतृत्व किया था किसने? निजाम उल मुल्क ने। इसीलिए इसने नादिर शाह को 50 लाख रुपए की राशि दी। इसने 50 लाख रुपए की राशि दी और कहा कि आप करनाल से ही वापस कहाँ लौट जाएं? ईरान लौट जाए। लेकिन दोस्तों, उस समय अवध का नवाब था कौन? शहादत खान। जिसने इसको इनवाइट किया कहाँ पर? दिल्ली में आक्रमण करने के लिए। इसने कहा कि भाई आपका 50 लाख रुपए से तो कुछ नहीं होगा, आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो आपको मुगलों से अथाह संपत्ति प्राप्त होगी। इसीलिए ये कहाँ घुसा? दिल्ली में घुसा। लेकिन जब ये दिल्ली में घुसा नादिर शाह, तो इसका दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों,
दिल्ली के ही कुछ लोकल शासकों ने क्या किया, इसके कुछ सैनिकों की हत्या कर दी और उसी से इसको क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया और इसने दिल्ली में कत्लेआम की घोषणा कर दी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, उस कत्लेआम में लगभग जो कि 57 दिनों तक चला था और इतिहासकार कहते हैं लगभग 30,000 लोगों की क्या हुई थी, उस कत्लेआम में मृत्यु हुई थी। और अपने साथ उस लूट में लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी और लूट में साथ लेकर चला गया मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सिंहासन तख्त-ए-तौस। तख्त-ए-तौस या पीकॉक थ्रोन। या मयूर सिंहासन। जिसको कभी शाहजहां ने अपने शासनकाल में बनाया था तख्त-ए-तौस को, वो अपने साथ लूट में लेके चला गया कौन, नादिर शाह। और ध्यान रखेंगे इसी पर लगा हुआ था क्या, कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर हीरा जो इस तख्त-ए-तौस पर लगा हुआ था वही लेकर चला गया कौन, अपने साथ लूट में, नादिर शाह। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसीलिए एग्जाम पूछा जाता है कि वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसके शासनकाल में या जिसने अंतिम बार तख्त-ए-तौस पर बैठा या उसका उपयोग किया। तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह वो मुगल बादशाह था जो अंतिम बार तख्त-ए-तौस पर बैठा था। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे 1747 में ही जब भारत से ईरान लौटा तो 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद में वहां का शासक बना इसी की सेना का सेनापति अहमद शाह अब्दाली। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था, लेकिन 1747 में ही मोहम्मद शाह के शासनकाल में इसने अपना पहला आक्रमण किया। और चूंकि इस युद्ध में ये क्या रहा, पराजित रहा था। इसके बाद में 1748 में ही मृत्यु हो गई किसकी, मोहम्मद शाह की। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी का बेटा अगला भारत का मुगल बादशाह बना, जो कौन था, अहमद शाह। अहमद शाह भारत का अगला मुगल बादशाह बना जो 1748 से लेकर 1754 तक भारत का मुगल बादशाह रहा। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। और इसने अपना वजीर ही किसको नियुक्त किया था, सफदरजंग को। जो कौन था, अवध का नवाब। दोस्तों इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो गया था कि इसको महल के बर्तन तक बेचने की नौबत आ गई थी। इसको महल के बर्तन तक बेचने पड़े अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। लाल किले के जो सोने चांदी के बर्तन थे उसने
उनको भी बेचना पड़ा इसको। इसके बाद में इसकी हत्या करवा दी गई और भारत का अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से लेकर 1759 तक भारत का अगला मुगल बादशाह रहा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी के शासनकाल में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जो 1757 में लड़ा गया था। आलमगीर द्वितीय, इसी के शासनकाल में लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध जो क्या था, प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया। किस किस के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर ही कौन रहा, रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला कौन था उस समय, नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में जीता कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और हारा सिराजुद्दौला। इसके बाद में दोस्तों आलमगीर द्वितीय के ही बेटा भारत का अगला मुगल बादशाह बना आलमगीर द्वितीय के ही बाद में भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से लेकर 1806 तक भारत का मुगल बादशाह रहा। दोस्तों इसी के शासनकाल में दो प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए, जो पहला था 14 जनवरी 1761 को हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध, या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो किस किस के बीच में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। उस समय मराठा पेशवाई कौन था, उस समय मराठा पेशवा था बालाजी बाजीराव। जिसको क्या कहा जाता है, नाना साहेब। और दोस्तों इस समय इसका सेनापति था, मराठा सेनापति था सदाशिव भाव। तो दोस्तों पानीपत का युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा के बाद में। इसके बाद में 1764 को लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। ध्यान रखेंगे बक्सर कहाँ पे है, बिहार में है। बक्सर का युद्ध लड़ा गया जिसमें हमारी तरफ से लड़े शाह आलम, क्योंकि उस समय मुगल बादशाही कौन था, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला। इन तीनों की सेना का युद्ध हुआ किसके साथ, अंग्रेजी सेना के साथ, जिसका नेतृत्व कर रहा था कौन, हेक्टर मुनरो। ध्यान रखेंगे दोस्तों तीनों की तीनों ही सेना नहीं हरा पाई किसको, हेक्टर मुनरो, जो कौन था, अंग्रेज था, एक ब्रिटिशर था। और इस युद्ध में जीता कौन, हेक्टर मुनरो, और हारी तीनों शासकों की सेनाएं। इसी युद्ध के बाद दोस्तों पूरे के पूरे बिहार में
अंग्रेजों को या ब्रिटिशर को क्या हुआ, बिहार की पूरी सूबेदारी किसके हाथ में आ गई, अंग्रेजों के अधीन आ गई। और इसी युद्ध के बाद यही वो निर्णायक युद्ध था जिसके बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को तीनों के तीनों प्रांतों में कर मुक्त व्यापार करने का तथा उनकी सूबेदारी अंग्रेजों के ही अधीन आ गई। इन्होंने अपना प्रशासन ही कहाँ फैलाया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर। इसके बाद दोस्तों 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और इसके बाद दोस्तों 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और यह औपचारिक घोषणा कर दी कि अब से जो मुगल बादशाह होंगे वो क्या रहेंगे, हमारे पेंशनर बन के रहेंगे। इसीलिए शाह आलम द्वितीय को क्या किया गया, अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया गया। और ये कबूल भी किया किसने, शाह आलम द्वितीय ने, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर बढ़ने लगी किसकी, अंग्रेजों की, और पावर या शक्ति कम होने लगी किसकी, शाह आलम द्वितीय या मुगल साम्राज्य की। इसके बाद दोस्तों इसी की मृत्यु के बाद में भारत का अगला मुगल बादशाह बना कौन, अकबर द्वितीय। दोस्तों शाह आलम द्वितीय में एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि यह पहला मुगल बादशाह रहा जो अंग्रेजों के अधीन या अंग्रेजों का पहला पेंशनर बना था। और ध्यान रखेंगे अंग्रेजों के अधीन पेंशनर या अंग्रेजों के अधीन पेंशनर बनने वाला भारत का पहला मुगल बादशाह कौन बना, तो अकबर द्वितीय। और इसी ने 1830 में, जिसका शासनकाल रहा था 1806 से लेकर 1837 तक, इसी ने 1830 में राजा की उपाधि दी किसको, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और इसको भेज दिया कहाँ पर, लंदन में या ब्रिटेन में अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इसी के बाद में भारत का अंतिम और लास्ट मुगल बादशाह बना कौन, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह। बहादुर शाह द्वितीय। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जफर नाम से शायरी करता था, इसीलिए ये प्रसिद्ध हुआ किस नाम से, बहादुर शाह प्रथम जफर के नाम से। बहादुर शाह जफर इसको कहा जाता है, बहादुर शाह जफर, जो 1837 से लेकर 1857 तक भारत का अंतिम मुगल बादशाह बना। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये एक उर्दू शायर था या उर्दू पोइट था। इसी के समकालीन दोस्तों दो और उर्दू शायर हुए, एक था इब्राहिम घोष और एक था असद उल्ला खान। ध्यान रखेंगे दोस्तों असद उल्ला खान ही प्रसिद्ध है किस नाम से, मिर्ज़ा गालिब के नाम से। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों इसी को 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह का क्या चुना गया, नेता बनाया गया।
1857 के विद्रोह का नेता बनाया गया। और दिल्ली से 1857 में विद्रोह करने वाला ही कौन हुआ था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इसीलिए जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि हमारा ही पेंशन हमारे विरोध क्या कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, तो इसको 1857 में ही अरेस्ट कर लिया गया। ही इज अरेस्टेड बाय लेफ्टिनेंट निकल्सन और लेफ्टिनेंट हडसन। इसको लेफ्टिनेंट निकल्सन और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ध्यान रखेंगे कहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया था, तो फ्रॉम हुमायूंस टॉम्ब। इसको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। और इसको भेज दिया गया कहाँ पर? बर्मा के रंगून। 1857 में ही बर्मा के रंगून में भेज दिया गया था, जहां 1862 में क्या हुई? इसकी मृत्यु हुई। और ध्यान रखेंगे जैसे ही 1857 की क्रांति का या विद्रोह का रिजल्ट क्या रहा था? विफल रही थी 1857 की क्रांति। और 1857 या 1800 उसके बाद 1858 में ये औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब हिंदुस्तान पर शासन चलेगा किसका? ब्रिटिश क्राउन का। और हम ऑफिशियली गुलाम होंगे किसके? ब्रिटिशर्स के। तो धन्यवाद दोस्तों, यही थी अपन के मुगलों के पतन की कहानी। और अगर हमारा चैनल आपको या हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।